हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी। क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने चैप्टर 7 को एक्सप्लेन करके बताया है। चैप्टर 7 में एक कहानी दी गई है जिसका नाम है ठेस, और इसके कहानीकार है यानी कि ठेस कहानी के ऑथर हैं फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसको अगर आप एक बार पढ़ेंगे, यानी कि जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो शायद आपको पहली बार में वो कहानी समझ में ना आए। तो इसलिए मैंने उस कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करके पिछले वीडियो में बता रखा है। एंड उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल होते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 का। क्लास 8 हिंदी चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आएगी आप लोगों को तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके एंड आप मेरा वीडियो यहाँ आगे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गांव के किसान सिरचन को बेकार, कामचोर और धीरे धीरे काम करने वाला व्यक्ति समझते थे। दोस्तों, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर में ही पढ़ लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर 7 का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरी कहानी को एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, आप उस कहानी को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए कि इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। विभिन्न पात्र यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं। ये जो कहानी हमने पढ़ा तो इसमें कौन कौन से पात्रों को हमने देखा। देखिए, कहानी का जो मेन जिसको हम मेन रोल कहते हैं या फिर लीड रोल जिसको कहते हैं, जैसे कि किसी मूवी वगैरह में होता है लीड रोल, तो जो मेन रोल था वो सिरचन का था। इस कहानी में मेन पात्र जो था वो सिरचन था। कहानीकार ने इस पूरी कहानी को लिखा है जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। और इस कहानी में कहानीकार की माँ थी, चाची थी, बड़ी भाभी थी, मंजली भाभी थी और उनकी छोटी बहन मानू थी। ठीक है, और मेन रोल था सिरचन का। मतलब इसी के बारे में पूरे कहानी में आप जब पढ़ेंगे कहानी तो आप देखेंगे कि पूरे कहानी में सिरचन के ही बारे में दिया गया है शुरू से लास्ट तक। तो नायक कौन था? सिरचन था। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर में देखिए क्या है। थर्ड नंबर में है सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था। कहानी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, कहानी में ही दिया गया है कि सिरचन को पान का बीरा, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, मानू पान से जाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीरा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। तो पान का बीरा किसने दिया? सिरचन को मानू दीदी ने दिया। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिरचन को पान का बीरा मानू दीदी ने दिया था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। सिरचन जो भी काम जानता था वो एक कारीगर था जो कि शीतल पाटी और चिक वगैरह बनाता था, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसका आंसर हमने क्या लिखा है। इसका आंसर मैंने लिखा है कि मेरे विचार से सिरचन का महत्व कम इसलिए हो गया क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे काम करता था। खाने में उसे तली बघाड़ी चीजें पसंद थी और जो उन्हें ये सब चीजें खाने को देता और अच्छे से बात करता वह उसी के यहाँ काम करता था। ठीक है, देखिए, जो काम सिरचन करता था उस काम को लोग बेकार का काम समझते थे, बेकार की चीजें समझते थे। ठीक है, और सिरचन का महत्व इसलिए भी कम हो गया था क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे काम करता था, बहुत धीरे धीरे हाथ चलाता था और उसकी बहुत सारी फरमाइशें होती थी जहाँ भी वह काम करने के लिए जाता था। और अगर लोग उनके काम में रोक टोक करते थे तो वो काम छोड़कर चला जाता था। तो इन्हीं सब वजह से सिरचन का महत्व कम हो गया था। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। वैसे मैंने कहानी सारा आपको पढ़ा ही दिया है, मैं यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जब सिरचन काम छोड़कर चला गया, जो कहानीकार के यहाँ जो काम कर रहा था उसकी बहन के लिए, कहानीकार की जो बहन थी मानू दीदी,
उनके लिए जब वो काम कर रहा था, जब चिक और शीतल पार्टी बना रहा था, तो वो उसको अधूरा छोड़कर ही वहाँ से चला गया था, क्योंकि कहानीकार की चाची ने उनको कुछ बोला था। ठीक है, तो उसके बाद जब मानू दीदी ससुराल जाने लगी तो फिर सिरचन ने अपने से बना के, यानी कि खुद की बनाई हुई चिक और शीतल पार्टी पहुंचाने के लिए वो रेलवे स्टेशन तक गया। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि सिरचन के इस व्यवहार से उसकी किस विशेषता का पता चलता है, मतलब सिरचन ऐसा क्यों किया होगा। देखिए इसका आंसर, सिरचन के इस व्यवहार से यह पता चलता है कि वह दिल का बहुत साफ व्यक्ति था तथा साथ ही वह एक अच्छा कारीगर तथा स्वाभिमानी व्यक्ति था। ठीक है, वो दिल का साफ व्यक्ति था, बहुत भावुक था और एक कारीगर था, एक कुशल कारीगर था। इन्हीं सब वजहों से वह मानू दीदी को वो चिक और शीतल पार्टी देने के लिए गया, क्योंकि वो उनके परिवार को भी बहुत मानता था। इससे सिरचन के एक अच्छे व्यक्ति, एक नेक व्यक्ति होने का पता चलता है और इससे ये भी पता चलता है कि वह बहुत ही अच्छा और कुशल कारीगर था, जो कि कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। वो चिक और शीतल पार्टी पूरा नहीं कर सका, तो इसलिए उसने अपनी खुद से बनाई हुई चिक और शीतल पार्टी वो उसको रेलवे स्टेशन पर दे आया। अब 6 नंबर का क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया 6 नंबर में कि निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, कौन नंबर में है। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। अब देखिए ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़िए। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। ये दूसरा हो गया लाइन। अब देखिए तीसरा है, गाँव में है मानो फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ये तीनों लाइन हमने पढ़ लिया। अब इसमें से आपको बताना ये है कि इन तीनों में से कौन सा लाइन पहले आएगा, मतलब कौन सा पैराग्राफ पहले आएगा। देखिए पहले कौन सा आएगा, पहले इस कहानी में है कि मुझे याद है कि मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता कि वो क्या क्या लगेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाई देती हूँ, कहानी के शुरू में ही दिया गया है, कहानी के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर दिया गया है कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा। ये देख लिया आपने पेज नंबर 27 में, शुरू वाले पेज में ही दिया गया है। ठीक है, आप देखिए अब दूसरा पैराग्राफ आपका क्या था, दूसरा पैराग्राफ था कि देखिए ख नंबर का पहले आएगा, आंसर में आप क्या लिखेंगे, पहले ख वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा ये वाला क। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 28 में, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी, मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। ठीक है, तो ये वाला जो है ये कौन नंबर में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले कहानी में ये वाला पैराग्राफ आया है, उसके बाद ये वाला, तो पहले आप ख लिखेंगे फिर क लिखेंगे। अब देखिए गौ में क्या है, इसमें है मानो फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो ये वाला है यहाँ पे सबसे लास्ट में, कहानी के सबसे लास्ट में, मानो फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ठीक है, इसमें बस यही कह रहा है कि ये जो तीनों पैराग्राफ दिया गया है कहानी का ही पैराग्राफ है, लेकिन सबसे पहले कौन सा पैराग्राफ आएगा, कहानी में सबसे पहले कौन सा पैराग्राफ है, पहले ये वाला मुझे याद है, ये ख वाला, तो कहानी में सबसे पहले ये वाला है, ख नंबर का होगा, फिर क लिखेंगे आप, ये क नंबर वाला जो पैराग्राफ है फिर वो लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा गौ। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। 6 नंबर के आंसर में आप लिखेंगे ख नंबर में जो पैराग्राफ दिया गया उसको लिखेंगे, फिर क में जो दिया गया उसको लिखेंगे, फिर गौ में जो दिया गया उसको लिखेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है 6 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि निम्न वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो इसमें सही या गलत का निशान लगाना है, जैसे कि पहला सेंटेंस है सिरचन काम चोर था,
सिरचन क्या था? कामचोर। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। सिरचन कामचोर नहीं था, उसे लोग ऐसा कहते थे, लेकिन वो असल में कामचोर नहीं था, बल्कि वो अपने काम को बहुत महत्व देता था, बहुत तरजीह देता था वो अपने काम को। तो सिरचन कामचोर नहीं था, तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब देखिए, सिरचन अपने काम में दक्ष था, तो ये वाला सेंटेंस एकदम सही है। वो अपने काम में दक्ष था, मतलब वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता था। नेक्स्ट है, सिरचन बात करने में भी कारीगर था, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सिरचन वकील था, ये सेंटेंस गलत है, सिरचन वकील नहीं था। 8 नंबर में है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, कहानी में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिससे यह पता चलता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? देखिए, पहले था अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, मतलब कहानी में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जिससे ये पता चलता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। जब वह कहानीकार के घर मानू दीदी के विदाई के पहले शीतल पाटी और चिक बनाने के लिए आता है तो वह अपने काम में मगन हो जाता है। अगर कोई उसके काम में विघ्न डाले तो वह गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता और वह काम छोड़कर चला जाता। तो इससे भी ये पता चलता है कि वह अपने काम को बहुत महत्व देता था, बहुत तरजीह देता था अपने काम को। और दूसरा क्या है? देखिए, दूसरा है, जब उसे चूड़ा गुड़ खाने के लिए दिया जाता है तो उसे काम के धुन में गुड़ खाने की सुध ही नहीं रहती। इन्हीं सब बातों से यह पता चलता है कि वह अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। एंड दोस्तों, अगर आपको ये ज्यादा लॉन्ग लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इस वाले पैराग्राफ को आप नहीं लिखेंगे, आप यहीं पे इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आपने पहले भी देखा। इसमें कौन कौन है, कौन कौन सा कैरेक्टर है? कहानीकार की माँ है, चाची हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और उनकी छोटी बहन मानू। और नायक कौन है इस कहानी का? सिरचन। तो आपको जो भी कैरेक्टर इनमें से अच्छा लगा आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिरचन के बारे में। सिरचन इस कहानी का नायक है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उसी का कैरेक्टर लगा। देखिए, इस कहानी में सिरचन का पात्र मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। वह स्वाभिमानी भी था और उसको अपना सम्मान बहुत प्रिय था। सिरचन मानवीय गुण से भरा था, मतलब कि वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह जिस काम को करता है वह उसे पूरा करके ही छोड़ता था। सिरचन को अपने काम में विघ्न यानी कि बाधा बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब कोई उसके काम में रोक टोक करे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वह आत्मीय गुण से भरा एक भावुक व्यक्ति था, तो इसलिए मुझे उसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये हमने यहाँ पे पार्ट से का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब हम पार्ट से आगे का ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं पार्ट से आगे का, तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चिक एवं शीतल पाटी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित था? मतलब सिरचन जो मानू दीदी को चिक और शीतल पाटी देने के लिए स्टेशन पर गया, ये उसने सही किया या नहीं, इसके बारे में आपको अपना विचार लिखना है। इसमें आपको अपना विचार लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग भी हो सकता है। मैंने अपना विचार लिखा है यहाँ पे। देखिए, मेरे विचार से सिरचन द्वारा चिक एवं शीतल पाटी स्टेशन पर मानू को देना उचित ही था। वह एक कारीगर था तथा साथ ही वह स्वाभिमानी और आत्मीय गुण से भरा हुआ व्यक्ति था। मानू को स्टेशन पर जाकर चिक और शीतल पाटी देकर सिरचन ने एक कुशल कारीगर और अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया, ठीक है। देखिए, सिरचन उन लोगों को बहुत मानता था और वह दिल का बहुत साफ व्यक्ति था और वो एक कुशल कारीगर भी था। जब वह कहानीकार के घर गया था मानू दीदी के लिए चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए, तो उसने वो काम अधूरा छोड़ दिया था। तो इसीलिए वो मानू दीदी को चिक और शीतल पाटी देने के लिए स्टेशन पर गया। इसीलिए सिरचन ने मानू दीदी को चिक और शीतल पाटी देकर बिल्कुल सही किया। अब देखिए, सेकंड नंबर में है, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपये देकर क्या किसी मजदूर के मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपये देकर यानी कि कुछ रुपये देकर किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। मजदूर या कारीगर के लिए उनकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य उनके कला का सम्मान करना और कारीगर को आदर देना होता है, ठीक है। तो सिरचन भी जब किसी के यहाँ काम करता था तो पेट भर खाना खा के वो काम कर देता था, लेकिन उसकी कारीगरी का मूल्य उसका पेट भर खाना या फिर कोई भी और चीज नहीं था।
ठीक है। इसीलिए हम किसी भी कारीगर के कारीगरी का मूल्य अनाज या फिर कुछ पैसे देकर नहीं चुका सकते। हम उनका मूल्य कब चुका सकते हैं कि कारीगरी का सम्मान करके और उनका सम्मान करके। थर्ड नंबर में है, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है, सोच कर लिखिए। इस कहानी का अंत कैसे हुआ? जब सिरचैन मानू दीदी को चिक और शीतल पार्टी देने के लिए स्टेशन पर गया। उसके बाद मानू दीदी फूट फूट कर रोने लगी और जो कहानीकार थे उन्होंने चिक और शीतल पार्टी को वो निकाल कर देखने लगे और उनको देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम वो पहली बार देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से कहानी का अंत हुआ। लेकिन इस कहानी का अंत और क्या हो सकता था, वही सोचकर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस कहानी यानी कि ठेस का अंत वहां भी हो सकता था जहां पर सिरचैन को मनाने के लिए कहानीकार उनके घर गए और सिरचैन ने उनसे कहा था कि अब यह काम नहीं करूंगा, क्योंकि तभी कहानीकार समझ गए थे कि कलाकार को दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। तो इस तरह से भी कहानी का अंत हो सकता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर व्याकरण दिया गया है। व्याकरण से पहले आपको जानना है कि मुहावरा और लोकोक्ति क्या होता है। ठीक है, मुहावरा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है व्याकरण में, इन्हें भी जानिए। यहाँ पर लिखा हुआ इन्हें भी जानिए। तो मुहावरे के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता है। जैसे मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। जैसे आंख का तारा। आंख का तारा एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है बहुत प्यारा। सेंटेंस में हम यूज कैसे कर सकते हैं वो भी दिया गया। देखिए, नमन अपने माता पिता की आंखों का तारा है, यानी कि नमन अपने माता पिता का बहुत प्यारा है। ये हो गया। अब लोकोक्ति देखिए क्या होता है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तो लोकोक्ति हो जाती है। ठीक है, तो लोकोक्ति के पीछे कोई घटना होता है जिसे लोग बाद में उसको बोलने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लोकोक्ति देखिए, अब जैसे एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दूसरा काम हो जाना। अब इसको यहाँ पे समझाया गया है सेंटेंस। पटना जाने से एक पंथ दो काज होंगे। पटना जाने से एक पंथ दो काज होंगे, यानी कि पटना जाने से मतलब एक काम से दूसरा काम भी हो जाएगा। फिर कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही जैविक उद्यान भी देखेंगे। देखिए, पटना जाने से एक पंथ दो काज होंगे। पटना जाने से एक काम से दूसरा काम भी हो जाएगा। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ जैविक उद्यान भी देखेंगे, तो एक पंथ दो काज हो गया। आई होप आपको मुहावरा और लोकोक्ति समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए अब लिखा है यहाँ पे कि आइए इसके साथ ही कुछ ऐसी बातों को भी जानें जिससे मुहावरे और लोकोक्तियाँ की समानताओं और असमानताओं का पता भी चले। जैसे देखिए, इसमें बताया गया है कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरों और लोकोक्तियों में पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते, यही कारण है कि इनका अनुवाद संभव नहीं है। मुहावरे और लोकोक्ति में हम पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होते हैं जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश। अब यहाँ पर कुछ मुहावरा दिया गया है और आपको इसका क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो पहला है कान देना। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। तो इसका वाक्य मैंने बनाया है, शिक्षक की बातों पर कान दो, शिक्षक की बातों पर ध्यान दो। दम मारना। दम मारना यानी कि थोड़ा सा रेस्ट, आराम कर लेना। वह धूप में चलते चलते थक गया इसलिए दम मारने के लिए छांव में बैठ गया। ठीक है, मुंह में लगाम ना होना। इसका सेंटेंस बनाया है, अखिल के मुंह में बिल्कुल भी लगाम नहीं है, मतलब उसके अपने जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आता है बके जाता है। लास्ट में है सिर चढ़ाना। बच्चों को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर पर चढ़ाना यानी कि ज़्यादा लाड़ प्यार करना। ज़्यादा लाड़ प्यार करने से क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं। इस तरह से चैप्टर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।